हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डू ब्रेन चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स के 20 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि अंकित सर ने अपने ऐप पर एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लिया था। उसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन हुए थे। वही 20 क्वेश्चन इसमें हम वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप हर संडे अंकित सर का टेस्ट देते हों एसएससी जीडी का और ये सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। तो लिख देते हैं मासिक आय। आय कितनी है? आय कितनी है? 4:5। और व्यय कितना है? 3:8। तो ये कह रहा है यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ये ए है और ये बी है। ए की आय कितनी है? 4 और बी का व्यय कितना है? 8। तो ए की आय 4, बी का व्यय 8 के बराबर है, यानी कि 8 ही करना है ए की आय को भी, तभी तो ये बराबर होंगे। तो मैं क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे रेशियो को उसको। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और ये कितना है? 3:8। तो क्या पूछ रहा है? ए बी की बचत का अनुपात। अगर मैं आय में से व्यय को घटा दूं तो क्या आता है? बचत आती है। तो 8 में से 3 जाएंगे 5, और 10 में से 8 जाएंगे 2। तो बचत कितना रेशियो आ गया बचत का? 5:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं। तो टोटल में मतदाता अगर 100 मान लूँ, 100, तो 60% पुरुष होंगे और 40 महिलाएं होंगी। तो 60 पर पुरुष को मैं प्लस से डिनोट कर देता हूँ और महिलाओं को माइनस से डिनोट कर देता हूँ। पुरुष में से 40% पुरुष निरक्षर हैं। 60 का 40% क्या होगा? 24। 24 जो है निरक्षर हो गई, एन से डिवाइड डिनोट कर देता हूँ मैं। और कितना हो गया? 40% पुरुष निरक्षर हैं, तो 60% पुरुष साक्षर होंगे, यानी कि 36 बचे साक्षर। 25% महिलाएं साक्षर हैं, तो 25 क्या कितना हो गया? 10 महिलाएं साक्षर हैं। निरक्षर कितनी बची? जब 40 में से 10 साक्षर हैं, तो ऑब्वियसली 30 जो होंगी निरक्षर होंगी। तो बताना है निरक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर महिला कितनी है? 30। साक्षर पुरुषों की संख्या। साक्षर पुरुष कितने हैं? 36। कितने प्रतिशत अधिक है? तो अधिक कितना हो गई? 30 से 36 कितना अधिक है? 6 अधिक है, और 30 में अधिक है। 30 से ही तो कंपेयरिंग कराई है हमने। तो जो जिस चीज़ की जिससे कंपेयरिंग कराते हैं वही नीचे रखते हैं, और जितना अधिक है वो ऊपर रखते हैं। और परसेंट बनाने के लिए इंटू 100। 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10, 20%। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। यदि संख्या इतने 88 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो a प्लस बी का न्यूनतम मान कितना होगा? तो फ्रेंड देखो, न्यूनतम पूछा है ना हमने। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देख लेते हैं संख्या कितनी है। 27 V5 8a और 4। 88 से डिवाइड है ये संख्या, विभाज्य है, तो 11 से भी होगी और 8 से भी होगी। इसके गुणनखंड 11 और 8 ही तो होंगे, तो 11 से भी होगी और 8 से भी होगी। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा ही होगा कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 8 से अगर मैं विभाज्य करूँ, 8 एकम 8 कट गई है। अब ए बचा। अगर मैं ए की जगह 0 रख दूं, न्यूनतम मान पूछा है, तो मैक्सिमम तो मैं रख नहीं सकता, मिनिमम ही रखूँगा। तो अगर मैं ए की जगह 0 रख दूं तो 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं 1 रख दूं, 1 रखने पर ए की जगह 14 हो जाएगा, फिर भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं 2 रख दूं तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो पूर्णतः विभाज्य है।
ऐसे ही मैं 3 रखूँ नहीं होगी, 4 5 6, अगर मैं 6 रख दूँ एक ही जगह तो 64 और 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, मिनिमम न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान क्या हो गया हमारे पास, 2। तो a बराबर 2, एक ही जगह मैं 2 रख दूंगा तो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी ये संख्या। अब चलिए 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 से डिवाइड रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के विषम स्थान पर अंक जो हैं उनका योग और सम स्थान पर अंक जो हैं उनका योग, अगर उनका माइनस करने पर दोनों का या तो 0 बचे या 11 बचे या 11 का डिविजिबल बचे, तो जो है 11 से पूर्णतः संख्या डिवाइड होगी। तो देख लेते हैं, पहले सम अंक देख लेते हैं। 7 5 12, 12 और 2 14, 14 माइनस 2, 2 प्लस बी, 8 2 10, 10 4 14, 14 प्लस बी। अगर मैं बी की जगह 0 रख दूँ तो क्या आएगा, 14 माइनस 14, और ये पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब 11 से पूर्णतः विभाज्य है। इनके कटने पर 0 आ गया, या तो 11 आता या 0 आता या 11 का डिविजिबल आता, कोई भी संख्या आती, तब ये 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। तो अगर मैं 0 रखने पर विभाज्य है 11 से, अगर मैं 1 रख दूं बी की जगह तो क्या आएगा, 14 माइनस 14 और 1 15, क्या आता है माइनस का 1 या 1, तो क्या हो गया, 1 जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 2 रखूँ 3 रखूँ विभाज्य नहीं हो पाएगा। तो न्यूनतम मान कितना हो गया, b बराबर 0। अब a प्लस बी का मान निकालना है हमें। a का मान कितना है, 2। b का मान क्या निकाला है हमने, 0। तो 2 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है, बोर्ड मास के नियम से आपने पढ़ा ही होगा। जैसे अगर मैं लिख दूं बोर्ड मास, तो पहले हम सिंप्लीफिकेशन जब करते हैं, सरल करते हैं, तो ब्रैकेट को खोलते हैं पहले, फिर जब ऑफ होता है यानी कि का को खोलते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। तो पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट को देख लेते हैं। सबसे बड़ी ब्रैकेट ये है हमारी, उससे छोटी ये वाली ब्रैकेट है। तो सबसे छोटी वाली ब्रैकेट को हम सरल कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। फिर क्या देखेंगे, ऑफ, ऑफ जो कि है नहीं है। फिर क्या देखेंगे, डिवाइड, डिवाइड क्या है, 3 डिवाइड। अब डिवाइड क्या होता है, जब भी हम डिवाइड के चिन्ह पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं तब जो संख्या बराबर में दे रखी है वो पलट जाती है, 4/3। और डिवाइड क्या है, 2/3, वो सॉरी मल्टीप्लाई 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 4 दूनी 8/3। इसका मान क्या आ गया, 8/3। अब ये 7 है, 7 माइनस के 8/3 आया है क्योंकि माइनस का चिन्ह आगे लग रहा है इसके, माइनस के 8/3। अब ये 7 है और प्लस का 1 है ये वाला, तो 7 और 1 8, 8 माइनस 8/3 कितना हो जाएगा, 16/3, 16/3। ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है हमने ये सॉल्व कर ली है पूरी तरीके से। अब क्या है, ये डिवाइड वाला देख लेते हैं हम। 5 3 15, 16/3 भाग 16/3। मैंने आपको बताया था जब भी डिवाइड का चिन्ह हो तब हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर उसको संख्या को बराबर वाली परिमेय संख्याओं को बदल देते हैं। 16/3 है, 3/16, 16 16 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, 1, 1 बचा। अब ये पूरी ब्रैकेट के साथ साथ ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा है हमारा। तो 1 माइनस 3, और डिवाइड जो है 1 का, अगर 1 का डिवाइड किसी भी संख्या से करते हैं वही संख्या आती है, तो हम 1 को अवॉइड कर देंगे, हटा देंगे इसे, और प्लस 2, 1 और 2 3, माइनस 3, 3 में से 3 को अगर मैं घटाते हैं हम तो क्या बचता है, 0। तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं की लासा
और मासा क्रमशः 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए एक संख्या मान लेता हूँ ये है, एक संख्या ये है। अब मासा क्या होता है, दोनों संख्याओं में जो कॉमन आता है वही मासा होता है। मान लो जैसे मैं ए और बी लिखूं, एक संख्या ये हो गई हमारे पास, और एक संख्या मैं लिख दूं ए और डी, एक संख्या ये हो गई। तो मासा क्या हुआ, जो दोनों में कॉमन होगा केवल। तो दोनों में ऐसा कौन सा शब्द कॉमन है जो दोनों में कॉमन है? तो ए इसमें कॉमन है, ए इसमें कॉमन है, तो मासा क्या होगा हमारा ए। और लासा क्या होगा, जो बचा, जो बचा क्या बचा, बी और डी। तो मासा क्या होगा ए, और लासा क्या होगा ए बी डी। तो ऐसे ही संख्या, दो संख्या मान लेता हूँ मैं, एक ये है एक ये है। मासा दे रखा है 15, तो दोनों में ही 15 होगा कॉमन, इसमें भी कॉमन होगा, इस संख्या में भी 15 होगा। अब बचा क्या, यानी कि लासा जो है 90 है। लासा में क्या होता है, एक तो मासा इंक्लूड रहता है और जो बचा वो इंक्लूड रहता है। तो मासा को अगर मैं घटा दूं, 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 15 गुणा 6। तो 15 तो मासा आ गया ये इसमें, जो 6 ही तो बचा। 6 को मैं इन संख्याओं में बांटना है मुझे। अगर मैं 6 को 6 गुणा 1 करके बांटूं, यानी कि मगर 6 से मल्टीप्लाई इसे कर दूं और 1 की मल्टीप्लाई इससे कर दूं, तो 90 आ जाएगा ये, और 15 आ जाएगा ये। और इन दोनों संख्याओं को योग 75 है। हमारे हिसाब से क्या आ रहा है योग, 105। इसका मतलब ये संख्या मैंने बांटी गलत है। अगर मैं 6 को 2 गुणा 3 में बांट दूं, तो 15 गुणा 2 और 15 गुणा 3, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, दोनों संख्याएं आ गई। अगर बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या 45 हो गई, और अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो छोटी संख्या हमारी 30 हो गई। तो यही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पुरानी कार की वर्तमान कीमत 5,40,000 है। इसकी कीमत में प्रतिवर्ष 25,000 की दर की 25% की दर से अवमूल्यन होता है। 2 वर्ष पहले इसकी कीमत क्या थी? तो क्या है, वर्तमान कीमत क्या है? चलिए मैं वर्तमान कीमत 540 लिख लेता हूँ, 3 जीरो को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। इसकी कीमत में प्रति वर्ष 25% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि 25% की दर से घट रही है इसकी कीमत। तो ये जो कीमत है ना, वर्तमान कीमत है, और ये घटी हुई कीमत है। 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी कि पहले कीमत अगर 4 थी तो अब कीमत इसकी 3 ही है, क्योंकि एक जो है प्रति वर्ष घट रही है बार 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 बार, और ये घटी हुई कीमत है। तो ये कितना है, 4 कीमत थी पहले, तो 3 ही रह रही है। तो ये 3 का ही तो मान है। हमें क्या निकालना है, बढ़ी हुई कीमत, यानी कि पहले की कीमत, पहले क्या थी इसकी कीमत। तो 4 का मान हमें निकालना है। और 2 वर्ष की बात है, तो 4/3 2 वर्ष करना है। 3 तिया 9, 9 छक्के 54, 60 बार कट गया। 4 चौक 16 छंग 96, 960। और 000 को मैंने लगाया नहीं था, 000 ही आएगा। तो 9,60,000 जो थी पहले कीमत थी, और घटने के बाद 25% की दर से 5,40,000 ही रह गई इसकी कीमत। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सर समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि इतने रुपए हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तो जब भी कभी अर्धवार्षिक हो, यानी कि एक साल में 6 महीने होते हैं, तो अर्धवार्षिक आधा साल हो गया। और जब भी अर्धवार्षिक कह दे क्वेश्चन में, जो कि दर है, दर को आधा कर देते हैं हम। अगर छमाही कह दे, बात वो ही है। या तिमाही कह दे, तिमाही कहने में क्या है कि एक साल में तिमाही 3-3 महीने की 4 होती हैं, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे दर को। और अगर अर्धवार्षिक कह दे, अर्धवार्षिक यानी कि छमाही, छमाही यानी कि एक साल में 2 बार, तो 2 से डिवाइड करते हैं दर को। अगर मैं दर को 2 से डिवाइड कर दूं, 12% है ये, 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 6%। तो दर हमारी 6% हो गई, और 6-6 महीने की 2 बार हो गई ये, यानी कि हर साल ब्याज 6-6 महीने का आएगा, ना कि एक साल का। और अगर वार्षिक होता तो प्रत्येक एक साल का ब्याज आता। तो कितना मूलधन है, 1,25, और कितनी हो रही है, 1,48,877 रुपये। तो कितनी बढ़ रही है, मैं घटा देता हूँ, देखो 48,877
और 25,000। 7 7 8 3 2, यानी कि 23,877 रुपये जो है हमारा ब्याज बन रहा होगा। अब वो कितने वर्ष में बन रहा होगा वही हमें निकालना है। तो मूलधन प्रिंसिपल ले लेते हैं हम 1,25 और दर कितनी है 6%, यानी कि 6% को क्या लिख सकता हूँ मैं 6/100। मूलधन को पहले छमाही का ब्याज निकालने के लिए 100 से मैं भाग करूंगा और 6 से गुणा। तो 100 से भाग करूंगा 2 जीरो खत्म, और 6 से गुणा करूंगा 6 जीरो जीरो 6×5 = 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 कम 6 1 7, यानी कि पहली छमाही जो आ गई, पहली छमाही की ब्याज 7500, दूसरी छमाही की ब्याज 7500। जब दूसरा साल में लगेगा ब्याज तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 7500 को 100 से भाग करूं और 6 से गुणा करूं, फिर से 6×5 = 30 और 6×7 = 42, 1 45। ब्याज कितना है 7500, 7500 15,000, 15,000 और 450, ये 15,450। लेकिन मुझे ब्याज कितना लाना है 23,877। अभी तो नहीं हो पाएगा, इसका मतलब एक छमाही मुझे और निकालनी होगी। चलिए देखते हैं। 7500 ही आएगा ब्याज, और इस पे 450 आएगा, इस पर 450, फिर इस पर 450, और इस पे कितना आएगा 100 से भाग और 6 से गुणा। 6×5 = 6 चौक 24, 3 27। अब ब्याज जोड़ लेते हैं। 7500 ये, 7500 ये 15,000 और 7,500 ये, 15,000 7,500 22,500, 22,500 रुपये ये हो गया। और 450 450 900 और 1350, 1350 ये हो गया 1350, और 27 ये हो गया हमारा। कितना हो गया ब्याज हमारा 7 7 8 और 3 और 2, यानी कि ब्याज कितना होगा 23,877, और इतना ही हमें निकालना है। तो ये कितनी छमाही लगी 3 छमाही लगी, यानी कि छमाही 6 महीने की होती हैं, 18 महीने यानी कि 1.5 साल। तो आंसर कितना आएगा इसका 1.5 साल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराए और 60 की चाल से बाइक से भागा। पुलिस को 8:30 PM पर सूचना मिली। यदि पुलिस चोर को 9 PM बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होगी। चलिए, ये चोर है, ये चोर कितने बजे भागा है 8:15 पर, कितने की चाल से 60 की चाल से। ठीक है, अब पुलिस को सूचना कब मिली है 8:30 पर, यानी कि पुलिस जो है 8:30 पे भागेगी। अब 8:30 पर भागेगी तो चोर 15 मिनट में कितनी दूरी कवर कर पाएगा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर 60 की, तो 15 मिनट में कितने की दूरी 15 ही किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा चोर। यहाँ कहीं होगा चोर। अब पुलिस क्या करेगी, ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, लेकिन पुलिस जो है चोर को 9 पूरे 9 बजे 9 PM पर चोर को पकड़ लेगी। अब क्या होता है, समय बराबर दूरी अपॉन चाल होता है। तो दूरी कितनी है 15 किलोमीटर। अब चाल क्या होगी, चाल एक तो जब पुलिस चोर को पकड़ रही है पुलिस की ज़्यादा चाल होगी, तो पुलिस की चाल मुझे मालूम नहीं है, पुलिस की चाल मैं मान देता हूँ x माइनस। अब चोर की चाल कितनी है 60। अब मैंने ये घटाया क्यों, सापेक्ष चाल आपने पढ़ी होंगी, जो कि एक ही दिशा में अगर जाती हैं तो सापेक्ष चाल घट जाती हैं, और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में यानी कि एक दूसरे के करीब जो आती हैं चालें वो जुड़ जाती हैं। यानी कि मैं अगर 60 की चाल से चलूँ और कोई बंदा मेरे पीछे से 70 की चाल से आए, तो मुझे वो 10 की चाल से ही मालूम पड़ेगा कि 10 की चाल से मुझे वो पार कर रहा है। तो इसलिए एक ही दिशा में चालें सापेक्ष चाल घट जाती हैं और विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ जाती हैं। तो चोर और पुलिस एक ही दिशाओं में जा रही हैं तो चालें घट जाएंगी। घटेंगी किसमें, बड़ी चाल में से छोटी चाल घट जाएगी। अब समय बराबर दूरी अपन चाल, दूरी मैंने 15 ले ली, चाल ये आ गई। समय कितना है, अब समय क्या है 9 PM तक चोर जो है वो सॉरी पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी।
9 PM यानी कि 8:15 पर तो चोर भागा है और 9 बजे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो 45 मिनट यानी कि 45 मिनट को घंटे में बनाऊँ मैं तो 45/60। अगर मैं 15 से काट लूँ, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 हो गया बराबर 3x माइनस के 180। अगर मैं 3x 180 और 60 प्लस ऐड कर दूं कितना आएगा, 3x इक्वल टू 240। ये मैं अगर डिवाइड कर दूं इससे कितना आएगा, 80। यानी कि x क्या आ गई, पुलिस की चाल, किलोमीटर पर आवर। पुलिस की चाल क्या आ गई, 80 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एक कार्य 3 घंटों में कर सकता है। चलिए ए एक कार्य 3 घंटों में कर सकता है, बी सी मिलकर इसे 4 घंटों में कर सकते हैं। बी और सी 4 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 2 घंटों में, ए और सी 2 घंटों में। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। तो टोटल वर्क मैं निकाल लूँ, टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम। और एलसीएम क्या होती है, वह छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो क्या मान लूँ मैं 4 नहीं मान सकता क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, मैं 8 नहीं मान सकता, 3 से फिर भी नहीं कटेगा, 12 मान सकता हूँ, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। कितनी बार, 4, 3 और 6। 4 क्या हो गया, ये स्पीड हो गई ए की, यानी कि एक दिन में 4 काम कर रहा है ए। 3 क्या हो गया, बी सी की स्पीड, ए सी की 6 स्पीड। अगर ए और सी की 6 स्पीड है और ए की स्पीड 4 है तो सी की स्पीड क्या होगी, 6 माइनस 4 2। बी सी की स्पीड 3 है, सी की 2 है, बी की स्पीड क्या होगी, 3 माइनस 2 1। अब क्या कह रहा है वो, बी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। अब समय क्या है, 12 काम करना है एक की स्पीड से, यानी कि एक दिन में एक काम कर रहा है बी, तो 12 काम कितने समय में कर पाएगा, 12/1 इतने समय में कर पाएगा, यानी कि 12 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेईमान दूध वाला 20 रुपये प्रति लीटर में दूध खरीदता है और 1/3 उसमें पानी डालकर मिश्रण को 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, उसका लाभ बताना है। चलिए देख लेते हैं। एक बेईमान दूध वाला 20 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है, 20 रुपये प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर जो है 20 रुपये में खरीदता है, 1/3 उसमें पानी भी मिला रहा है। अब दूध में ऐसा मान लेता हूँ, दूध की क्वांटिटी ऐसी सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 3 से 3 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 12 18 ऐसी होती रहेंगी, लेकिन मैं कम से कम मानूंगा जो 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 3 मान लेता हूँ मैं। उसने 3 लीटर दूध खरीदा, अब 20 रुपये प्रति लीटर है तो 60 रुपये का खरीदा होगा। अब क्या कहता है, 1/3 पानी डाल देता है उसमें, 3 का 1/3 यानी कि 1। अब जब एक पानी उसमें डाला तो 1 + 3 दूध हो गया उसके पास, यानी कि 4 लीटर दूध हो गया। अब क्या करा उसने, पानी मिलाकर 25 रुपये प्रति लीटर बेच दिया। अब 4 लीटर दूध हो गया, 25 रुपये प्रति लीटर बेचना है उसे, तो कितने का बेच देगा, 100 रुपये का बेच देगा। खरीदा कितने का, 60 रुपये का। बेचा कितने का, 100 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 का। अब प्रॉफिट कितने का किस में होता है, सीपी में हमेशा, जिसमें जिस रुपयों में उनने चीज़ खरीदी है, तो 60 रुपये में खरीदी है तो 60 का। और परसेंट बनाने के लिए इंटू 100, 20 × 60, और 20×2 = 40, 20 × 60, 200/3 आ गया, यानी कि 66 सही, 2/3। चलो पॉइंट बनाते, 6.66 6.7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 संख्याओं का औसत 77 है, यानी कि मैं 28 संख्याओं का औसत निकाल लेता हूँ, 77 है, इनका योग कितना होगा। अगर मैं 28 संख्याओं की औसत से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनका योग आ जाता है। तो 77 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, देखिए 77 को मैं अगर कोई संख्या पहाड़ा आपको याद ना हो तो
किस प्रकार करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 77 को मैं 80 माइनस 3 मान लेता हूँ, तो 80 की गुणा करने पर 28 में क्या आएगा, 8 अट्ठी 64, 8 दूनी 16 और 6 22, और 3 की गुणा करने पर 28 दिया 84। घटा देता हूँ मैं, से क्या आएगा 2156। अब 14 संख्या का औसत 74 है, तो 14 संख्या का औसत 74 है। इनका योग क्या हुआ, 14 चौक 56, 5 14 सत्ते 98, 5 103। 15 संख्या का औसत 84 है। इनका योग कितना का, 15 चौक 60, 15 अट्ठे 120 और 6 126। अगर मैं 14 संख्याएं और 15 संख्याएं दोनों का योग जोड़ लूँ, 6 9 2 और 2, 2296 आ जाता है। अब क्या कह रहा है वो, 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्या को औसत। अच्छा, 14वीं संख्या को हटा दिया, यानी कि ये कितनी संख्या हो गई, टोटल 29 संख्या हो गई, ये 28 संख्या हो गई। अब एक संख्या को अगर मैं हटा दूं इसमें से, 2156 माइनस कर दूं 0 4 1, 140वीं संख्या को अगर मैं हटा दूं 2156 में से, तो क्या आएगा 140। 2156 और 140 को मैं हटा देता हूँ, क्या बचेगा 2016। तो एक संख्या हट गई है इसमें से, तो वो कह रहा है औसत क्या होगा। अब ये कितनी संख्याओं का योग है, 27 संख्याओं का, क्योंकि एक मैंने हटा दी है, ये 28 थी टोटल। 27 से अगर मैं भाग कर दूं, क्या आएगा इसमें, 9 से काट लेता हूँ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 9 तिया 27, यानी कि 224/3, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, कितना 20, 3 छः 18 और 7, 74.67 जो है औसत हो जाएगा 27 संख्याओं का। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 3 9 तत्व का तृतीय अनुपात p है, तो 3:9 समानुपात 9 और तृतीय अनुपात क्या है p, तो p ऐसे मान लेता हूँ मैं। इन दोनों की गुणा कर देते हैं, फिर इन दोनों की बराबर इन दोनों की गुणा कर देते हैं, तो 9 81/3 इक्वल टू पी। कितना आएगा 27, 27 से 81। अब कह रहा है तो 6p4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। 6p कितना है 27, 4 और यहाँ का मान लेता हूँ मैं x, इन दोनों की गुणा फिर बराबर इन दोनों की गुणा, 27 गुणा 4/6। 6 को क्या है 2 और 3 से मिलकर बना है, तो 2 से इसे काट देता हूँ और 3 से इसे काट देता हूँ, 9 दूनी 18। क्या आ गया चतुर्थानुपात 18, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10% और 5% की क्रमिक छूटों के बाद कोई वस्तु 342 रुपये में बेची गई, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। कोई वस्तु 342 में बेची गई है, लेकिन वो तब बेची गई है जब 10% 5% की छूट दी गई है। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 की छूट, यानी कि कोई वस्तु 10 की है तो उसे 9 में बेच दिया गया, तो 9 का मान तो 342 है, 10 का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, 5% का 1/20, यानी कि 20 में 1 की छूट, 20 का मान तो है, 19 का मान निकालना होगा, तो 20/19 काट लेता हूँ मैं, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72 और 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, 400 रुपये आ जाएगा। यानी कि इसका मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य 400 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 मीटर और 40 मीटर आकार वाले किसी आयताकार पार्क में 7 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई गई है। पार्क के शेष हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा। ये आयत मान लेता हूँ मैं इसमें, आयत, ये 60 मीटर है, ये 40 मीटर है। अब क्या है इसमें, 7 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्ताकार फूलों की क्यारी हैं।
ये मान लेता हूँ मैं, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, लेकिन इसकी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर दे रखी है, 7। अब आयत आयत का आपने एरिया पढ़ा होगा ए इंटू बी, यानी कि 60 × 40, 6 × 24 आयत का क्षेत्रफल हो गया ये। अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का निकाल के आयत के क्षेत्रफल में से घटा दूं, तो जो शेष का क्षेत्रफल है ये आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका पाई आर स्क्वायर लगेगा, फिर इसका पाई आर स्क्वायर लगेगा, तो दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा, और इसमें से आयत के क्षेत्रफल में माइनस कर दूंगा, तो 2 पाई का मान 22/7 रख दूंगा मैं, और आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, त्रिज्या जो है इसकी कितनी है, 7, 7 से 7, 22×2 = 44, सॉरी आर स्क्वायर है ना, तो 7 × 7, 22×2 = 44, और 44 की 7 से मैं गुणा कर दूँ, 7 × 4 = 28, और 7 × 4 = 28, 30, 308, यानी कि 2400 में से अगर मैं 308 माइनस कर दूं, कितना आएगा, 2092। 2092 जो है शेष हिस्से का क्षेत्रफल आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 12,500 की राशि 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल कितना है हमारा, मूलधन 12,500, दर कितनी है 12%, 12% अर्धवार्षिक रूप से दे रखा है। तो अर्धवार्षिक कितने होते हैं, एक साल में 2, अब 2 होते हैं तो 2 से भाग कर देते हैं हम, 12 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा, सॉरी 6%, यानी कि परसेंट को हटाएंगे 100 से, डिवाइड 6/100। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करने पर 125, और 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6×5 = 30, 6×2 = 12, 6 × 6 = 7, 750 रुपये। दूसरे साल में 750 रुपये, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगेगा 100 से डिवाइड करने पर, और 6 से मल्टीप्लाई कर, 6×5 = 30, 6×7 = 42, 45 रुपये। ठीक है, 6 महीने का ये आया, 6 महीने का ये आया, 1 साल का हो गया, दोनों का जोड़ लो ब्याज, 750, 750, 1500, सॉरी हाँ 1500, 1500, 400, 1950 रुपये, सॉरी 1950 नहीं आएंगे, ये 45 है, 45.0, तो 1545 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 की चाल से, अगले 30 की 60 की चाल से, और शेष 30 की चाल से, तो गति से तय करती है, औसत गति याद करना है हमें। औसत गति क्या होती है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी तो दे रखी है इसमें 120, कुल समय नहीं है, कुल समय हमें निकालना होगा। कुल समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर दूरी अपॉन चाल, दूरी कितनी है पहले 60 की, और 60 से ही चल रहा है, तो एक समय आएगा, 1 घंटा लगेगा इसे। फिर क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी 60 की चाल से, आधा घंटा लगेगा इसे। फिर क्या है, दूरी कितनी बची, 60 ये आ गई, 30 आ गई 90, 120 माइनस 90, 30 बची, और 30 की चाल से चल रहा है ये, सॉरी ये 30 की चाल से ही चल रहा है, तो कितना लगा, 1 घंटा। तो क्या है, समय बराबर औसत चाल निकालनी है ना हमें, कुल दूरी अपॉन कुल समय। समय कितना आ गया, 1 और 1 2, और 2 2.5 घंटा, 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी। 2.5 घंटे को 5/2 लिख सकता हूँ, और 2 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, 5×2 = 10, 5×4 = 20, 24×2 = 48, 48 की उसकी क्या हो गई, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइप एक्स एक टंकी को 20 घंटे में तथा पाइप वाई 35 घंटे में, दोनों पाइप बारी बारी से करते हैं,
लेकिन बाई को पहले खोला जाता है। तो टंकी कितनी देर में भरेगी? ठीक है, पाइप एक्स जो है 20 घंटे में, पाइप बाई 35 घंटे में। अब क्या होता है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। वह छोटी छोटी संख्या दोनों से कट जाए, दोनों से क्या कटेगी? अगर मैं 70 लूँ 20 से नहीं कटेगी, 140 लूँ दोनों से कट जाएगी। तो टोटल वर्क हम 140 ले लेते हैं। वर्क का मतलब जो टंकी में पानी भरना है, पानी की क्षमता कितना आ गया? 7 बार। कितना आ गया? 4 बार। क्योंकि एक्स जो है 1 घंटे में 7 काम करेगा, ये 7 पानी भरेगा, 7 यूनिट। और वाई जो है 4 यूनिट पानी भरेगा 1 घंटे में। बारी बारी से काम करना है, यानी कि 1 घंटे में ये 4 भरेगा और अगले घंटे में 7 भरेगा। तो 2 घंटे में कितना काम हो रहा है? 7 4 11। तो 2 घंटे में 11 काम हो रहा है। काम कितना है? 140। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 110 काम होगा। लेकिन अगर मैं और ऊपर जाऊं तो 12 से मल्टीप्लाई करूं 132। तो अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ, तो काम कितना होगा? 132। समय क्या लगेगा? 12 दूनी 24। मतलब ये है कि 24 घंटे में वे दोनों बारी बारी से काम करके 132 काम निपटा देंगे। अब क्या होगा? बाई का नंबर होगा, तो 25वें घंटे में वो 132 और 4 136 काम निपटा देंगे। अब काम कितना शेष रह गया? 4 काम। लेकिन वो एक्स का जब बारी आई तो वो 1 घंटे में 7 कर रहा है, यानी कि 7 काम 1 घंटे में कर रहा है। एक काम कितने में करेगा? 1/7 घंटे में। काम कितना रह रहा है? 4। तो 4 काम कितने घंटे में करेगा? 4/7 घंटे में। यानी कि 25 सही 4/7 घंटे में वह पूरा 140 काम बारी बारी से निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर जो है फ्रैक्शन में है ना ये, तो 25 सत्ते 175 और 4 179। 179/7 समय में या इतने घंटे में 140 काम ये दोनों निपटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 179/7 सी आ गया ऑप्शन नंबर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए वो वस्तु? चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8% की हानि है और 10% का लाभ प्राप्त कर रहा है। अगर वो लाभ 10.5% का लाभ प्राप्त करे तो इतने रुपए में अधिक बेचेगा। तो 8% की हानि और 10.5% के लाभ को जोड़ने पर कितना आएगा? 18.5%। 18.5% पे बेचे तो 92.50 अधिक मिलते हैं उसे। तो इसका मान ये हो गया 92.50। देखिए इसे जो है, देखिए कैसे समझाऊं मैं आपको, ऐसे समझाता हूँ। देखिए कोई व्यक्ति है 5 मीटर गड्ढे में है वो, और कोई दूसरा व्यक्ति है जमीन से, भूमि से 5 मीटर ऊपर उठा हुआ है। तो उनके बीच का अंतर कितना होगा? 10 ही तो होगा। 5 ये ऊपर जाएगा जमीन से और 5 ये ऊपर जाएगा। तो इसी प्रकार ये है, एक तो हानि और एक लाभ। तो लाभ और हानि दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो कर लेंगे तो जब कितने का अधिक हो रहा है? 92.50 का अधिक पैसे मिलेंगे या अधिक लाभ होगा इसे। तो इसका मान यही तो हो गया। एक का मान क्या होगा? 92.5/18.5। एक का मान हो गया। अब 1% का मान ही तो हो गया ये। 100% का मान क्या होगा? इंटू 100। ये हमारा क्या आ गया? जितने की वस्तु उसने खरीदी है। 12% लाभ पर बेचना है उसे उस वस्तु को। ये तो वस्तु आ गई, सीपी आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। 12% लाभ पर बेचना है तो 12% का लाभ 112/100 इतने रुपए की बेच देगा। 100 से 100 खत्म। अब क्या होगा? पॉइंट से पॉइंट खत्म। अगर मैं 5 से डिवाइड कर देती हैं, चलो 5 ही कम। 5 5 अट्टे 40, 5 पंजे 25, 185 आ गया। और 5 में अगर मैं 185 × 5 लिख दूं तो 925 ही आएगा। तो 925 को मैं 185 × 5 लिख देता हूँ। तो 185 कट गया। और 112 की 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 12 पंजे 60, 560 रुपये। यानी कि वह वस्तु 560 रुपये की अगर वो बेच दे
तो उसे 12% का लाभ मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास क्या होता है? डी 10 है, और तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल मान लेते हैं इसे, एल 16 होगी। तो अगर डी 10 है तो आर कितनी होगी? डी की आधी होती है, व्यास की आधी, तो कितनी होगी? 5। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये 2D और 3D के, अगर यदि आप ऑप्शन याद कर वो सॉरी फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 लगा देता हूँ मैं, आर का मान मुझे दे रखा है 5, एल का मान 16 है और आर का मान 5 है। 16 5 21, 7 या 21 कट गया, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 330, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन 72 की चाल से 60 समय में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, बिजली खंभों को कितने समय में पार करेगी? चलिए क्वेश्चन समय बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन चाल। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कोई भी ट्रेन अगर खंभे को पार कर रही है, मान लो ये खंभा है, ये ट्रेन है, कोई भी ट्रेन अगर खंभे को पार कर रही है तो खंभे की दूरी को नगण्य माना जाता है। खंभे की दूरी हम अवॉइड कर देते हैं, यानी कि खंभे की दूरी को हम नहीं लेते हैं, केवल ट्रेन की ही दूरी को ले लेते हैं। और मान लो कोई ट्रेन है किसी सुरंग को पार कर रही है तो उसकी दूरी जो है सुरंग की दूरी भी ऐड होगी, और ट्रेन जितने मीटर की होगी, एक ट्रेन जितनी दूरी की होगी वो भी ऐड होगी। तो दोनों ही दूरी को यहाँ पर काउंट किया जाता है। आप समझ गए होंगे। तो समय क्या निकालना है? बिजली खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। अब दूरी कितनी है? दूरी 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, और दूरी एक ट्रेन की भी ऐड होगी। ट्रेन की दूरी हमें ज्ञात नहीं है, ट्रेन की दूरी मैं एक्स मान लेता हूँ। चाल क्या है? 72 की। अब 72 की चाल है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। अगर मैं मीटर पर सेकंड में निकालूं इसे तो 5/18 से गुणा कर दूंगा। देखिए जब भी किलोमीटर पर आवर में दूरी हो, चाल हो, तो उसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे याद करने की मतलब ये कोई मेथड नहीं है, ये हमारे ही मन का मतलब ट्रिक मान लो एक तरीके से। इसे मीटर पर सेकंड में कैसे बनाते हैं? ऐसे मीटर छोटा होता है तो छोटा ऊपर आना चाहिए, 5/18, 5 छोटा होता है। अगर कोई भी मीटर पर सेकंड में किलोमीटर में बनाना हो उसे किलोमीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर बड़ा होता है, तब ऊपर हम 18 रख देंगे, 18/5। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो समय बराबर दूरी अपॉन चाल। समय कितना लगा? समय इसने दे रखा 60 सेकेंड। चलिए 60 सेकेंड, 18 चौक 72, और 4 पंजे 20, और 2 छक्के 12, यानी कि 1200 हो गया यहाँ। अब 1200 में से 180 घटाऊंगा मैं, कितना बचेगा? 1020। तो एक्स का मान 1020। 1020 क्या है? ये एक्स का मान, ये जो है ट्रेन की दूरी हो गई। अब ट्रेन की दूरी हमारे पास आ गई है, समय हमें निकालना है, खंबे को पार करनी है ट्रेन ट्रेन के द्वारा। अब समय बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन चाल। दूरी क्या हो गई? 1028, और चाल क्या हो गई? 72। 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड में निकालने पर 20 आएगी इसी। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 51 सेकेंड। तो जो ट्रेन जो है एक खंबे को 51 सेकंड में पार कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं वो आप कमेंट में मुझसे बता दें। कमेंट में मुझे बता दें, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो भी लाऊंगा। यदि आप अंकित सर के टेस्ट देते हो, एसएससी जीडी के, यूपी पुलिस के, कोई भी, और मेरा मेरा मैथ्स का सॉल्यूशन या रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए हुए अगले वीडियो आपके द्वारा मिलते रहें। थैंक यू।